हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 25 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। कौन कौन सी न्यूज़ जो है रिलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उनको हम देखेंगे। तो फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज़ है जो थोड़ी बहुत रिलेट करती है हमारे एग्ज़ाम से, और वो न्यूज़ भी हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अगेंस्ट प्रशांत भूषण, जो कि लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, इनके ऊपर केस क्या है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोर्ट को आपने अवमानना किया, कोर्ट को कहीं ना कहीं आपने स्कैंडलाइज करने की, या उसका एक तरीके से उसको डैमेज करने की, या उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ था कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम ये केस जो है वो डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी और रिकंसिडर करिए अपनी स्टेटमेंट आपने जो दी थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि मैं जो है माफ़ी नहीं मांगूंगा। इनके ऊपर केस पर्टिकुलरली क्या था कि इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर, या फिर उनके जो प्रीवियस जजेस हुए हैं, सीजीआई हुए हैं, उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखो, माफ़ी मांगना ये सारी चीज़ें मेरी कंसाइंस या मेरी आत्मा को, अंतरात्मा को ये चीज़ें स्वीकार नहीं है। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने किया, और इसके बाद उन्होंने कोट किया महात्मा गांधी को कि उन्होंने ना तो माफ़ी मांगी है, और वो बड़ी उदारता से कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट, एक न्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी का यहाँ पर कोट किया गया है। तो एक सवाल आप लोगों से है, और वो सवाल ये है कि महात्मा गांधी ने भारत के अंदर कौन सा पहला मोमेंट चलाया था? कौन सा ऐसा मोमेंट था जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत के अंदर शुरुआत करी उसके थ्रू? ठीक है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट करें। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, वो आप कहीं से भी ढूंढिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद पेज नंबर 9 पे 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बातचीत हो रही है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखा पाऊँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज़ हुआ था, और ये वाला कुछ हिस्सा जो है वो चाइना ने अपने कब्जे में कर रखा है। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में बॉर्डर इश्यूज़ हुआ, और उसके बाद जो बातचीत हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन या उसमें डिसएंगेजमेंट का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बाद अब फिर से बातचीत होगी। 2 तरह की बातचीत हो रही है, एक होती है मिलिट्री लेवल की, और एक हो रही है किस पे? डिप्लोमेटिक लेवल की, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के या रिप्रेजेंटेटिव बात करेंगे। ये कई सारी लोकेशंस को लेकर है, जिसमें दौलत बेग ओल्दी है, या फिर इसमें देपसांग प्लेन है, पंगोंग तसो लेक है। अलग अलग पॉइंट्स पर जो है बात हो रही है, और होप कि सारी चीज़ें रिजोल्व हो, और प्रॉपर जो है इसमें एक सॉल्यूशन निकल कर आए, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में डायरेक्ट क्लैश न हो, क्योंकि वार दोनों कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ना तो एक सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करना है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, एंड दूसरा क्या है, हमें अपने रिलेशंस को सॉर्ट आउट भी करना है, या हमारे जो इश्यूज़ हैं वो हम अगर बातचीत से सोल्व कर सके तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद DRDO के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया कि DRDO ने 108 ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाई है जिसको डोमेस्टिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, यानी जिन आइटम्स का डोमेस्टिकली डेवलपमेंट किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 108 आइटम्स, जिसमें सब सिस्टम है, उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जो डिज़ाइन किए जाएंगे भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उन्होंने ये लिस्ट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को प्रोवाइड करी, और इसके अंदर कई तरह के प्रोडक्शंस की बात की गई है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और जो भी रिक्वायरमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो सारी कवर इसमें की जाएगी। तो उन्होंने बताया कि भारत कंटिन्यू इसमें काम करता रहा, और इससे पहले हम एडवांस्ड टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS है, या पिनाका रॉकेट लॉन्च है, आप यहाँ देखेंगे दैट इज़ पिनाका, ये हमने पहले भी डेवलपमेंट करी है। इसके अलावा हम कंटिन्यू जो है वो काम करते रहे हैं, और इसी के तहत हमने इसमें चाहे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ को इन्वॉल्व करेंगे, और बेसिक जो टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, डिज़ाइंस है, उनको डोमेस्टिकली प्रिपेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही है। 2
केस रिसेंटली हुए। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 आइटम्स को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के अंदर डाला था, यानी कि हम लोग इन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अनाउंस किया था कि भारत डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर का एक पार्ट होगा आत्मनिर्भर भारत के तहत, और उसके तहत हम लोग नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट हो, सेपरेटरी बजट एलोकेट करेंगे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को लेकर, और इंडिजिनाइजेशंस ऑफ स्पेयर ऑफ कंपोनेंट, यानी हम स्वदेशी जो स्पेयर और पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट होंगे, वो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर FDI कैप के बारे में बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैप पहले लगाई थी ऑटोमेटिक रूट के अंडर 49% से बढ़ाकर 74% हो जाती की गई है। देखिए ऑटोमेटिक और अप्रूवल दो रूट बेसिकली FDI में होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। FDI में ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट होते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट के जो बेसिक जो डॉक्यूमेंटल वर्क्स है वो इतना नहीं होता, और आप कुछ ड्यू प्रोसेस के थ्रू आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप्रूवल रूट कौन सा होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए कि अगर वो स्टैंप नहीं मारेगी तो आप FDI इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली हमने पढ़ा था कि चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास पड़े हैं और वो उसमें अप्रूवल नहीं मिला। तो वो चीज़ें हैं अप्रूवल और ऑटोमेटिक रूट। ये जो कैप आप देखेंगे तो ये अलग अलग हो सकती है, 24%, 49, 74 और 100%, अलग अलग इसका सिनेरियो रहता है। ये बेसिकली कितने परसेंट तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में परसेंटेज होता है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। इसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये बेसिकली DNA बिल के बारे में है, DNA सैम्पलिंग बिल के बारे में है। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि DNA बिल बेसिकली क्या है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है पब्लिश करा था। इसका पूरा नाम है DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशंस रेगुलेशन बिल 2019। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसका जो बेसिक पर्पज़ था कि एप्लीकेशंस या इस बिल का कैसे यूज होगा, तो इसमें एस्टेब्लिश किया गया आइडेंटिटी ऑफ मिसिंग पर्सन्स, विक्टिम्स, ऑफेंडर्स, अंडर ट्रायल्स एंड अननाउन डिकेज्ड पर्सन, इनके लिए इसमें काम किया जाएगा। इस बिल के कई सारे प्रोविजंस है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो DNA रेगुलेटरी बोर्ड कंडक्ट करेगा, एस्टेब्लिशमेंट करना है। ये क्या कंडक्ट करेगा, फंक्शन और एक्सरसाइज करेगा, जो इसको पावर दी जाएगी इस बिल के तहत। इसके अलावा नेशनल एंड रीजनल DNA डेटा बैंक जो है वो यूज़ किए जाएंगे, और उसका यूज़ किया जाएगा नेशनल फोरेंसिक DNA डेटाबेस में, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो और उसमें ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। इसके अलावा ये अपग्रेड करेगा हमारी जो DNA टेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, और ये बेसिकली बिल अभी कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के अंडर। तो इसी के बारे में एक न्यूज़ आई है जिसके बारे में हमें देखना है। तो इस DNA बिल के अंदर जो हमने नेशनल डेटा बैंक के बारे में बताया गया, तो उसी के अंदर बताया गया है कि जो DNA सैम्पलिंग और प्रोफाइल होगी ये सिटीजन्स की, ये बेसिकली क्या होगा कि इसका मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये इन्फॉर्मेशन या ये एक तरीके से उन्होंने इस पर चिंता जताई है, कंसर्न जताया कि ये चीज़ें हो सकती है, और कास्ट और कम्युनिटी बेसिस पर इसका मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो DNA के बारे इस बिल के बारे में बताया गया, DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन एक्ट 2019। इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज ने इस तरह के रेगुलेशंस बनाए हैं। तो इस कमेटी ने कहा कि DNA प्रोफाइल के अंदर कई सारी चीज़ें रिवील की जा सकती है जो कि बड़ी सेंसिटिव होती है, लाइक इंडिविजुअल सच एज पेडिग्री, स्किन कलर, बिहेवियर, इलनेस, हेल्थ स्टेटस, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डिजीज। इन सब के अलावा कहीं ना कहीं इसको टारगेट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और अगर कोई बंदा मान लो क्रिमिनल नहीं है, उसके खिलाफ इस तरह के चार्जेस हुए तो क्या उसके प्रोविजंस होंगे, क्या इसमें चीज़ें होंगी, उसके बारे में भी इन्होंने बात करी, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ें इसके बारे में सही भी कहा कि इससे क्या होगा, जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो क्रिमिनल उनको पकड़ने में मदद मिलती है, ठीक है, और जो मिसिंग पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलती है। अगर कोई डिकीज्ड पर्सन, किसी की डेथ हो जाती है, उसकी कोई डेड बॉडी मिलती है, और उसके अलावा क्या होता है कि कोई पर्सन मिसिंग है, दोनों को मैच किया जाए कि वो पर्सन वही है या नहीं है, तो उसमें थोड़ा मदद कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न भी है, खासकर राइट टू प्रिवेसी के बारे में, कि इंडिविजुअल्स के जो पर्सनल राइट्स हैं, प्रिवेसी है उसकी जो, उसका कहीं ना कहीं वायलेशंस होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट में कंसिडर किया है, तो ये कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल राइट्स उसका भी वायलेशंस होगा। तो ये कंसर्न जो इस कमेटी ने जताया है।
इसके बाद देखिए हम आईआईटी और नेट के जो एग्जामिनेशन हैं उनको लेकर देश में और ख़ासकर जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना ऐसी सिचुएशन में जब कोविड-19 या कोरोना के केसेस कंटिन्यू राइज हो रहे हैं, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि अगर जो है जेई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन अलाउ किया जा सकता, तो नीट जो एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसको क्यों नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दोनों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो इसमें क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये एक बड़ा कंसर्न है और क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और यही एक कंसर्न है कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी हेल्थ को लेकर, या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो ऑलमोस्ट जो है बंद पड़ी है। हर किसी के बस की बात नहीं कि वो कार में अफोर्ड करके अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने वहाँ ले जाए। हम इतनी बड़ी इकोनॉमिक कंडीशन में फ़िलहाल नहीं है। तो उसके बाद कुछ कंसर्न है बच्चों के, और सबसे बड़ा कंसर्न तो हेल्थ ही है कि देश में पहले से कोरोना के केसेस स्पाइक कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, और उस सिचुएशन में इस तरह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाना कितना सेफ एंड सिक्योर है, उस पर कंसर्न है। उसके बाद वर्ल्ड सेक्शन में एज कंपेयर टू कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हम लोग जिसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें। तो एक जनरल न्यूज़ है, कंबोडिया के बारे में एक न्यूज़ है कि वहाँ पे एक मोंक थे स्वोत करके, वहाँ उनको एक तरीके से बेसिकली काम करते थे ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो उनको टारगेट किया जा रहा है फेसबुक के थ्रू। लेकिन ये भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम से रिलेट करेंगे। लेकिन कंबोडिया के बारे में क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम डेली एक कंट्री और उसके अराउंड जो भी कंट्री होगी, नेबरिंग कंट्री, उनको डिस्कस करेंगे, तो कंबोडिया को आज हम डिस्कस करेंगे। ये अगर आप रेड स्पॉट देखेंगे तो ये एक पूरा कंबोडिया का पार्ट है, राइट, और आसियान कंट्री में पड़ता है इंडिया के। आप देखेंगे यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस करके, उसके बाद कंबोडिया यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर कंबोडिया एक कंट्री है और इसके राइट हैंड साइड जो है आप वियतनाम देखेंगे, उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे लाओस, और लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे थाईलैंड। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड का पार्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसियान कंट्री है ये, और इसी के बारे में ये बेसिकली न्यूज़ है। तो डेली हम क्या करेंगे कि एक कंट्री, उसके अराउंड जो कंट्री होगी उनको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हमारी मैप जो है या मैपिंग सेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम आइडेंटिफाई कर सकें कंट्रीज़ को। इसके बाद बिजनेस सेक्शन में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है कि आप देखें कोविड-19 के बाद बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर जो हैं अपने अपने गांव चले गए, और गांव जाने के बाद उनके पास जो इकोनॉमी या उनके जो जीवन यापन का एक तरीका होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है, राइट। तो अभी हमने रिसेंटली कई सारे सर्वे पढ़े, लाइक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया, IIP करके आया, उसमें बताया गया कि फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उसके अंदर टोटल 8 कोर सेक्टर होते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ये सारी डिमांड क्यों इंक्रीज़ हुई है? क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं गांव में, जो खासकर जो माइग्रेंट वर्कर गए हैं, उससे क्या होगा कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो डिमांड्स बढ़ रही है फर्टिलाइज़र्स की, और फर्टिलाइज़र्स की डिमांड बढ़ेगी तो फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। और हमने कई सारी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है काफ़ी ग्रोथ इस साल हो सकती है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी है वो हमें समझना पड़ेगा। अगर आप भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को या इसमें जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको एनालिसिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास भूमि या ज़मीन बहुत ही कम है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग फार्मर्स में इंक्लूड होंगे, पहले ही एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन अनफ पीपल जो है वो काम करते हैं। मोर देन अनफ का मतलब क्या होता है कि मान लो एक ज़मीन का हिस्सा 1 एकड़ है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट जो है वो 3 लोगों की है, तो 7 लोग जो है वो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर जाएंगे, यानी ऐसी बेरोज़गारी जो पर्सन है वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो बेरोज़गार ही है, क्योंकि वो 7 लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, उनका आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो काम तो 3 लोगों का ही था, तो वो कंटिन्यू इसमें राइज हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक, स्ट्रक्चरलिक, अलग अलग टाइप्स के जो अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, और 11th की जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे। इसमें बताया गया कि मनरेगा और ये सब चीज़ों के अलावा वहाँ पर इतना कुछ काम है नहीं, तो इसलिए
जो ओवरऑल प्रॉफिट्स है उसके अंदर जो वो खास इम्प्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर कवर करी। अब हम एडिटोरियल वाले सेक्शन को देखेंगे। देखिए, एडिटोरियल में 2-3 ऐसे एडिटोरियल है जो हमें कवर करने हैं, या ऐसे एडिटोरियल जो डेली बेसिस पर नहीं आते उनको हमें कवर करना है। पहला यहाँ पर पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्कल काउंसिल वाला, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। थर्ड आर्टिकल जो है वो हेल्थ सेक्टर के बारे में है। बेसिकली हेल्थ सेक्टर के बारे में कंटिन्यू डेली 1 या 2 आर्टिकल्स आते हैं, तो हम इसको अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यू आ रहा है, तो एक टाइम फ्रेम के बाद हमें उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड जो है एक ही आर्टिकल्स है जो अच्छा है, वो इनकम टैक्स को लेकर हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे ब्रीफ में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस आर्टिकल बैक एंड फोर्थ। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने जो टेररिस्ट हैं उनको अपनी नेशनल टेररिस्ट लिस्ट के अंडर इंक्लूड किया है, और ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा एनालिसिस करें हम इसकी जो टेररिस्ट को लेकर पॉलिसीज़ है, तो उसने दिखावे के लिए बहुत सारे टेररिस्ट को वहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया, अपनी टेररिस्ट लिस्ट के अंदर डाला है। लेकिन हमने देखा कि वो ओपनली वहाँ पर जो हाफिज़ सईद है, इस तरह के लोग जो इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो लोग खुलेआम घूमते हैं, रैली करते हैं, उनको इवन प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरफ वो दिखावा करना चाहता है कि हमने टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें केवल भारत एलिगेशन लगा रहा है ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनली प्रूव्ड हो चुकी है। लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मल्टीपल रेजोल्यूशन आए उनके खिलाफ, 1267, 1989, 2253, ठीक है। और ये 1267 पर चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्होंने विरोध किया था कि जो इनके मसूद अजहर है उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ना इंक्लूड किया जाए। लेकिन एक सीमित समय के बाद है ना, चाइना को अगर ये फील होगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ जा रही है, तो चाइना भी बैकफुट करेगा। पूरी कंट्री का यही सीन होता है कि अगर मतलब एक कंट्री उसके खिलाफ 150 कंट्री या 200 कंट्री के खिलाफ हो जाएंगी, तो वो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा ईजी नहीं होता। इसके बाद यही बताया गया कि रिसेंटली जो पाकिस्तान ये सारी चीज़ें कर रहा है उसके पीछे रीजन्स ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप मेजर ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब समझते हैं आप कि ब्लैक लिस्ट अगर कोई कंट्री हुई इसके तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर, तो उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पर, वहाँ की इकोनॉमी पर। इन्वेस्टमेंट में अगर पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नए के बराबर है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और उनका जो एक रिलीजन के बेसिस पर इस्लामिक कंट्रीज़ का एक ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हीं इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो उनमें 2 कंट्री छोड़ दीजिए, टर्की और मलेशिया। थर्ड कंट्री बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलेगी। ईरान एक हो सकती है, लेकिन ईरान की इकोनॉमी खुद की इतनी अच्छी नहीं है जो उनको सपोर्ट कर पाए, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस तरह के प्रोविज़न जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बिल फ्रेम करे अपने नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के नाम से या अलग अलग प्रकार से, लेकिन इनका एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर वो क्या काम करेगा उसके बारे में यहाँ पर कई सारे कंसर्न हैं, कई सारे उन पर हमेशा डाउट रहता है, क्योंकि वो मूवमेंट करते रहते हैं वहाँ के टेररिस्ट, ठीक है। इसके बाद FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर जो है वो काफ़ी नज़र रखती है कि इसका यूज़ ना हो। और हमने इसके बारे में डिटेल से कल या परसों जो है डिस्कस इसके बारे में किया था, तो वो सेम न्यूज़ है, रिपीटेड न्यूज़ है ये जो एडिटोरियल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया डज नीड ए फिस्कल काउंसिल, की भारत को एक फिस्कल काउंसिल यानी राजकोषीय परिषद या राजकोषीय काउंसिल की रिक्वायरमेंट हमें है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि एक सिल्वर बुलेट नहीं है, और हमें इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें एक रूल बेस्ड फिस्कल पॉलिसी चाहिए, राजकोषीय पॉलिसी चाहिए। राजकोष का या फिस्कल का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो फिस्कल में देखो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, लाइक टैक्स से हो सकता है, नॉन टैक्सेस से हो सकता है, या हमने जो लोन पे कर रखा दूसरे कंट्रीज के पास उनसे आता है, अलग अलग माध्यम से जो सरकार के पास पैसा आता है वो सारा का सारा होता है फिस्कल में चला जाता है, राजकोष में चला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया कि देखो कोविड-19 के बाद
हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है सीवियर हुई है, या इकोनॉमिक जो चीज़ें वो ख़राब दशा में चली गई है। ये पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जो है इसमें और ज़्यादा हमने चेंज देखने को मिला। और इसमें कई सारे डेटा हमारे पास है, लाइक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का डेटा है, उन्होंने भी इसको एस्टिमेट किया कि हमारी इकोनॉमी जो वो ग्रोथ प्रॉपरली नहीं कर रही है, क्योंकि कोविड-19 के बाद डिमांड है, सप्लाई है, उन सारे फैक्टर जो इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और डेटा बताया गया कि हमने जब ये बजट शुरू किया था 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का, तब हमने एनालिसिस किया था कि हमारा जो जीडीपी के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है वो अराउंड 3.5% रहेगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिंपल सा है कि मान लो गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ है और वो खर्च कर रही है 103.5 रुपये, यानी 3.5 रुपये जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट ने लोन लिया, तो वो एक तरीके से घाटा हुआ है। ठीक है, तो हमने उसके लिए लोन लिया होगा, जो भी है वो हमारी इकोनॉमी पर एक बर्डन के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एस्टिमेशन क्या किया गया कि अब जो ये डेटा हो सकता है, जीडीपी में फिस्कल डेफिसिट हो सकता है वो 7% तक इंक्रीज़ कर सकता है, ये एक बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड डेफिसिट के बारे में बात करेगी कि जो अगर हम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के डेटा को इंक्लूड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 12% ये बनता है। और अगर हम टोटल हमारी इकोनॉमी के जीडीपी पर जो डेट है उसकी लाइबिलिटीज़ को कवर करें तो अराउंड 85% के आसपास हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी पर कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि बजटरी लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, उनको कंसिडरेशन करना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल्स में डिस्कस करी है, उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हमें नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, हमें ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? देखो, लार्ज डेफिसिट और डेट के अलावा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि बजट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, ओवरऑल उसमें जो है वो प्रॉपरली एनालिसिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इनके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो होनी चाहिए उनको रिपीटेडली पोस्टपोन किया गया, उन टारगेट्स को, और जो बिल पेमेंट्स होनी थी या जो बजट फिनेंसिंग होनी थी उनको एक तरीके से पोस्टपोन किया गया, प्रॉपरली हमने काम नहीं किया उसके मामले में। इन सब के अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है 2018 के अंदर, और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बिल है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट ने ऑब्फस्केशंस यानी एक तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया, अनक्लियर इसमें होता है, तो वो प्रॉपरली लाइबिलिटीज़ को हिडन किया गया। ये जो बिल है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है ये, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, राइट। इसके अंदर बेसिकली जो डेफिसिट है, जो मल्टीपल कई तरह के, उनके डेटा को डिस्कस किया गया है। इनके अलावा यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इसमें कई सारे अरेंजमेंट्स जो होते हैं, स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट, उनको हाइड किया गया, उनको प्रॉपर्ली उसमें डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया, लाइक फर्टिलाइज़र में कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की गई। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो गए, इनके अलावा अनसिक्योर्ड लोन्स है, बोरोइंग फ्रॉम द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में हमने कितनी बोरोइंग करी बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमने मल्टीपल जो चीज़ें होती है, लाइक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड हो गया, जो क्रिएट किया गया था नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, इसके बारे में डिस्कस किया गया। फिनेंसिंग ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके उन सब के अंदर जो क्लैरिटी नहीं है कि हमने कितनी बोरोइंग की, कितनी हमने लोन इसके अंदर लिया। ऐसा ही LIC के केस में हमने को देखने को मिला, और ऐसा ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंडर देखने को मिला, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के अंडर। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रपोजल लिए कि वो डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करेंगे, और उन सब प्रोसेस के अंडर एक कितना पैसा हमने लिया उसके बारे में एक तरीके से प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर जो है चीज़ें हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि 13th फाइनेंस कमीशन ने भी इसमें काम किया था कि इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए 13th फाइनेंस कमीशन ने भी बताया, ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि हमें एक कमेटी की रिक्वायरमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस
देखो 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर एक रिकमेंडेशन करी गई कि एक फाइनेंस कमेटी या फाइनेंशियल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करेगी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई कमेटी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी तो वो कितना इंडिपेंडेंटली काम करेगी या कितना इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर सकती है। तो इसके लिए प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि वो उसके अंडर कैसे इंडिपेंडेंटली काम करेगी। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन करी कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए जो बेसिकली काम करे और डायरेक्टली जो है पार्लियामेंट में वो अपनी रिव्यू भेजे, अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करे। इसके अलावा एक नया सेक्शन जो है इंसर्ट किया जा सकता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। इसके अंदर जैसे हमारे जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं फॉर्मर विरल आचार्य जो भी हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर कहा था कि भारत जो है बाई पार्टीजन यानी जो दो पार्टी मेजर हैं, कांग्रेस बीजेपी मेजर बोल सकते हैं, इनको इन सब चीज़ों से आगे निकल कर एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल पर काम करना चाहिए, राइट। इसके अलावा फिस्कल इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसे ये काम कर सकती है, उसके बारे में कई सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर बताई गई। पहला क्या होगा, एक तो अनबायस होगा, पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो पॉलिटिकली जो है इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम की कॉस्टिंग क्या होती है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशंस आएगी, राइट। थर्ड क्या होगा, एक साइंटिफिक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं कि कैसे प्रोग्राम और जो असेसमेंट है वो फोरकास्ट किए जा सकते हैं। और फाइनली जो है ये कमेटी एक रूल बेस्ड पॉलिसीज़ पर को मॉनिटर करने में मदद करेगी, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाएगी, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो, राइट। IMF ने भी इस तरह की बात कही कि दुनिया में 36 ऐसी कंट्री है जिनके पास इस तरह की फिस्कल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। इससे कई सारी चीज़ें होती हैं, लाइक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने में मदद मिलती है, किसी भी कमेटी को रिव्यू और मॉनिटर करने में मदद मिलती है, राइट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो हो गए। इसके अलावा बजट एंड पॉलिसी प्रपोजल को प्रोग्राम का एनालिसिस करने में मदद मिलती है। तो कई पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें मदद करती है। और 9 बेसिकली ब्रॉड हेड्स हैं, लाइक लोकल ओनरशिप है, इंडिपेंडेंस है, नॉन पार्टनरशिप है, मैंडेट, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल एवोल्यूशन। ये चीज़ें हमें चाहिए किसके लिए, इसके प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो इसी के बारे में ये बताया गया। और इसके बाद बेल्जियम, चिली और यूनाइटेड किंगडम, इन 3 कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया गया, केस स्टडी करवाई गई वहाँ पर। इसके बाद ये बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा ये सक्सेस हुआ है। लाइक बेल्जियम में इसने मदद करी है रिड्यूस बायस इन द एस्टिमेट करने में प्रॉपरली। चिल्ली के अंदर जो 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो GDP और जो कॉपर प्राइस है उसको एनालिसिस करती है। और UK के अंदर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में काफ़ी काम हुआ है। और फाइनल वर्ड क्या है कि देखो किसी भी कमेटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, पॉलिटिकल विल चाहिए। और अगर पॉलिटिकल विल है तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल हैं हमारे सामने जो हमें देखने को मिलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि जो टैक्स पेएबल हैं, यानी जिसके पास टैक्स पे करने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर टैक्स पे करें। और बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने किए हैं टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए, हालांकि प्रॉपरली अभी कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करना है कि जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बारे में आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर इस एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं टैक्स पेयर्स के सामने, कि उनको इंक्लूड करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बारे में बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया गया कि हमारी पॉपुलेशन के मुकाबले जो टैक्स पेयर पॉपुलेशन है वो कितनी है। इसके अलावा इकोनॉमी की इस टाइम सिचुएशंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ों की वजह से कितनी नंबर ऑफ़ पीपल जो टैक्स पे कर सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और टैक्स के मामले में काफ़ी सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी उनको प्रॉपरली इंक्लूड करना एक गवर्नमेंट के सामने प्रॉपर चैलेंज रहेगा। इनके अलावा लास्ट एडिटोरियल में बताया गया है कि इजराइल और UAE के रिलेशनशिप पर एक पॉलिटिकल इशू जो फिलिस्तीन को लेकर है वो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या इस्लामिक कंट्रीज जो सपोर्ट करती हैं फिलिस्तीन को, उसके ऊपर अब क्या इम्पैक्ट इस पर हो सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है
कि यूएई और इज़राइल के बीच में रिलेशन से जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसके अंदर कई हमने सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक सऊदी अरेबिया है, एक हम देखते हैं कि ईरान अपने तरीके से लीड करता है, दूसरा जो है वो टर्की और मलेशिया, पाकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज़ है। तो एक उसमें क्या रिलेशन अब फिलिस्तीन के रिलेशन में होगा उसके बारे में न्यूज़ में डिस्कस किया गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।